हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करने वाले आयरन मैन मूवी के बारे में जो आई थी 2008 में। इसको आए हुए 17 साल हो चुके हैं। चाहे जितने मर्जी साल बीते, अगर आप एक मार्वल फैन हो तो आप इस मूवी को भूल नहीं सकते। एनीवे, क्यों न इसी बात पे पुरानी यादें ताज़ा करी जाए। तो स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपना आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क अफगानिस्तान में है और वो मिलिट्री सोल्जर्स के साथ कहीं तो जा रहा होता है। तभी टेररिस्ट इन लोगों पे अटैक कर देते हैं। इसमें सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं एंड टोनी स्टार्क अपनी जान बचाने के लिए छुपने की ट्राई करता है, बट तभी उसके साइड में एक मिसाइल आ गिरता है। और शॉकिंग बात तो ये थी कि ये मिसाइल स्टार्क इंडस्ट्रीज का था जिसका मालिक खुद टोनी स्टार्क है। सो मिसाइल फटने की वजह से उसको चोट लग के बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंखें खुलती है उसे आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया होता है। तभी हमें स्टोरी में 36 घंटे पहले लिया जाता है जहाँ पर एक अवार्ड शो में टोनी स्टार्क अवार्ड का विनर बनता है, बट वो इस अवार्ड को लेने के लिए वहाँ पर नहीं होता तो अवार्ड लेने ओबडाया आइंस्टाइन जाते हैं। ये टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क के पुराने दोस्त और पार्टनर थे। टोनी के पिता की मौत के बाद अब टोनी और ओबडाया ही स्टार्क कंपनी को चला रहे होते हैं। ये कंपनी अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक वेपन्स यानी कि हथियार बनाकर बेचती है। एंड जब सीन चेंज होता है तो टोनी यहाँ पर अवार्ड शो में ना जाकर कैसीनो पे मजे कर रहा होता है। तभी एक लेडी जर्नलिस्ट आके उससे कुछ सवाल पूछती है स्टार्क इंडस्ट्रीज और हथियारों के बारे में, और आखिर में वो बोलती है, इन सब के बावजूद आप सुकून से सोते हो? तो टोनी बोलता है, मैं तुम्हारे साथ भी सुकून से सोने को तैयार हूँ। फिर एंड देन अगले दिन वो जाता है अफगानिस्तान। एयरफोर्स को अपने मिसाइल्स चलाकर दिखाता है। फिर 500 मिलियन की सेल्स होने पर वो यहाँ पर छोटी सी पार्टी भी देता है। तभी उसे ओबडाया का कॉल आता है और टोनी बोलता है, यहाँ पर तो कमाल हो गया, अब बस तुम तिजोरी का साइज डबल करवा लो। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं और इसी बीच में टोनी स्टार्क किडनैप हो जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं प्रेजेंट डेज में जहाँ पर टोनी का इलाज होता है, और इलाज के बाद जब वो होश में आता है तो उसके साथ उसे एक आदमी दिखता है जिसने टोनी का इलाज किया था, और वो देखता है कि उसके छाती पर कुछ तो लगा हुआ है। तो उस आदमी से पूछता है, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? तो वो बोलता है, जो भी किया तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। मैं जितने छर्रे निकाल सकता था निकाले, पर अभी भी काफी है, और वो सब तुम्हारे दिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो तुम्हारे छाती पे लगा है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसे कार की बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये छर्रों को तुम्हारे दिल तक पहुंचने से रोकेगा। तभी वहाँ पर आतंकवादी आ जाते हैं। ये लोग टोनी से चाहते हैं कि टोनी इनके लिए सेम वही मिसाइल बनाए जो इसने थोड़ी देर पहले चला के दिखाया था। तो टोनी मना कर देता है। फिर ये लोग टोनी को प्यार से समझा के बोलते हैं, हमारे पास सब कुछ है जिससे वो मिसाइल बनेगी, तुम बस सामान का लिस्ट तैयार करो, वो जब बन जाएगी हम तुम्हें आजाद कर देंगे। बट टोनी को पता था कि ये लोग उसे और उसके साथ वाले आदमी को नहीं छोड़ने वाले। तो सबसे पहले ये एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाता है जो उन छर्रों को उसके दिल तक जाने से रोकेगा और दिल को धड़कने में भी मदद करेगा। फिर उसके बाद टोनी एक ऐसा सूट बनाता है जिसकी मदद से ये लोग वहाँ से निकल सके। तो इसमें उसका साथ वाला आदमी टोनी को हेल्प करता है जिसका नाम एंसन होता है। अब वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास तो लगे हुए थे निगरानी के लिए, बट आतंकवादियों को मिसाइल्स कैसे बनते पता नहीं होता है। तो इन्हें लगता है टोनी मिसाइल्स ही बना रहा होगा। और एक दिन इन लोगों को टोनी पे शक हो जाता है, तो ये लोग जाकर टोनी को मिसाइल्स बनाने के लिए आखिरी एक दिन का वक्त देते हैं। तो फिर उस टाइम में ये लोग फटाफट से उस सूट को रेडी करते हैं और टोनी सीसीटीवी से छुपकर उस सूट को पहनने की ट्राई करता है। और जब टोनी सीसीटीवी पे नहीं दिखता है तो इन लोगों को फिर से उस पे शॉक हो जाता है और दो लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। बट इस बारी टोनी ने गेट के दरवाजे पर बम लगाया होता है, तो जैसे ही वो लोग इस गेट को खोलते हैं वो बम फट जाता है। तो इसके बाद वो लोग जहाँ पर टोनी है वहाँ पर आने लगते हैं, बट यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा काम बाकी था। तो इसीलिए टोनी के मना करने पर भी एंसन उन लोगों को रोकने के लिए जाता है। अब यहाँ पर टोनी स्टार्क अपने सूट के साथ रेडी हो जाता है और उन लोगों को मारते हुए बाहर की तरफ निकलता है। बीच में उसे एंसन मिलता है। वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं। टोनी एंसन को थैंक यू बोलता है एंड वहीं पर एंसन मर जाता है। फिर टोनी वहाँ पर मिसाइल्स को जलाकर बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और वो वहाँ से उड़ के निकल जाता है। बीच में उसका सूट काम करना बंद कर देता है तो वो दूर रेगिस्तान में जा गिरता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर एयरफोर्स के लोग आकर उसे ले जाते हैं। वो वापस आते ही सबसे पहले टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने को बोलता है। वो वहाँ पर
बोलता है, मैंने अपने पिता को कभी अलविदा नहीं कहा। मैंने अपने जवानों को मरते हुए देखा, उन्हीं विनाशकारी हथियारों से जो मैंने ही बनाए थे। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें बचाने मेरी आंखें खुल गई कि बहुत कुछ है जो मैं इस दुनिया को दे सकता हूँ विस्फोट के सिवा, और इसीलिए मैं स्टार्क इंटरनेशनल के हथियार निर्माण डिवीजन को बंद करने का ऐलान करता हूँ अभी इसी वक्त, जिससे मौत नहीं जिंदगी बरकरार रहे। और इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इस चीज से ओबडाया बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि हथियार न बनाने से इसको भी बहुत बड़ा लॉस होगा। फिर हमें दिखता है अब टोनी ने एक और नया आर्क रिएक्टर बना लिया है, जिसे उसकी असिस्टेंट पेपर पॉट्स की मदद से एक्सचेंज कर देता है। फिर उस पुराने आर्क रिएक्टर को फेंक देने को बोलता है। उसके बाद वो एक और आर्मर बनाने के काम में लग जाता है। इस प्रोजेक्ट को टोनी सीक्रेट रखता है ताकि ये चीज किसी गलत हाथों में न लग जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है आतंकवादियों को टोनी का पुराना सूट मिल चुका है और वो लोग इसे लेकर फिर से रिपेयर करते हैं। और यहाँ पर टोनी पूरा नया आर्मर बना लेता है और टेस्ट करने के बाद आर्मर तो बढ़िया था, बट कुछ कमियों के साथ, जैसे कि ज्यादा ऊंचाई पे जाने से बर्फ से जम जाता था और इसका वजन बहुत भारी था। तो आर्मर टेस्ट के बाद जब वो कॉफी का कप उठाता है तो उसे पेपर की तरफ से एक गिफ्ट दिखता है। जब टोनी उसे खोल के दिखता है तो इसके अंदर वही आर्क रिएक्टर था जो टोनी ने फेंक देने को बोला था। तो इसे देखकर टोनी खुश हो जाता है। फिर इसके बाद टोनी अपना आर्मर को इम्प्रूव करने में लग जाता है। उसी बीच टोनी को न्यूज पे दिखता है कि टोनी स्टार्क का तीसरा वार्षिक समारोह डिज्नी कंसर्ट हॉल में शुरू होने वाला था। अब उसकी खुद की पार्टी में उसे इनवाइट नहीं किया गया होता है, तो टोनी बिन बुलाए ही चला जाता है और वहाँ पर पेपर पॉट्स के साथ डांस और ऑलमोस्ट किस करने के बाद उसे वही पुरानी लेडी जर्नलिस्ट मिलती है, जिसके थ्रू टोनी को पता चलता है कि अभी भी स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार इलीगल तरीकों से बेचा जा रहा है और उन्हीं हथियारों के मदद से आतंकवादियों ने गुलमिरा नाम के एक गांव पे कब्जा कर रखा है। तो टोनी जाकर ओबडाया से इन सारी चीजों के बारे में बात करने की ट्राई करता है, बट ओबडाया कुछ भी बात ना करके वहां से चला जाता है। अब टोनी को पता चल जाता है कि ओबडाया ही इलीगल तरीकों से हथियारों को बेच रहा है। उसके बाद टोनी अपने आयरन सूट को पहनता है और गुलमिरा पे जाकर सारे आतंकवादियों को मारकर लोगों को आजाद कर देता है और मिसाइल्स को तबाह कर देता है। अब जब वो वहां से वापस आ रहा था, यूएस एयरफोर्स उसे डिटेक्ट कर लेती है, तो वहां पर 2 फाइटर जेट आ जाते हैं। इसी बीच रोडी जो टोनी का दोस्त है वो उसे कॉल तो करता है, बट टोनी उसे झूठ बोल देता है। वहां पर गलती से एक जेट पे आग लग जाती है और टोनी खुद उस सोल्जर को बचाता है। फिर रोडी को खुद कॉल करके बताता है, जिसे तुम लोग देख रहे हो वो मैं ही था, और प्रेस वालों को ये बस एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज था बोलने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर जब सीन चेंज होता है तो हमें दिखता है आतंकवादियों से मिलने ओबडाया आया हुआ है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अफगानिस्तान में ओबडाया ने ही टोनी पे हमला करवाया था। वो टोनी को मारकर पूरे स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक बनना चाहता था, बट इन लोगों ने ओबडाया को धोखा देकर टोनी को मिसाइल्स बनाने को बोला और टोनी वहां से जिंदा बचकर निकल गया। इसीलिए ओबडाया यहाँ पर आकर इन लोगों को मार देता है और टोनी का सूट लेकर चला जाता है। और इधर टोनी पेपर पोर्ट्स को एक चिप देता है और उसको उसके ऑफिस में जाकर मेन कंप्यूटर को हैक करके अभी भेजी हुई हथियारों की लिस्ट लाने को बोलता है। वो इन हथियारों को नष्ट करके काला बाजारी को रोकना चाहता था। जब पेपर ये काम कर रही होती है, वहाँ पर ओबडाया आ जाता है और पेपर के जाने के बाद ओबडाया उस कंप्यूटर को चेक कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि पेपर पोर्ट्स ने सारी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करके ले चुकी है। वो उसे रोकने के लिए बाहर तक तो आता है और पेपर के साथ शील्ड का एजेंट को देखकर वो कुछ नहीं कर पाता। और अब यहाँ पर ओबडाया ने टोनी के सूट को और भी खतरनाक बना लिया है, बट उसे पावर देने के लिए आर्क रिएक्टर की जरूरत थी जो इन लोगों ने नहीं बना पाया था। तो ओबडाया पहुंच जाता है टोनी के पास, उसे वहां पर टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है। फिर उसका आर्क रिएक्टर निकाल के ले जाता है और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। अब वो पेपर को भी मारना चाहता था, क्योंकि पेपर पोर्ट्स को उसकी सच्चाई पता चल गई थी। अब टोनी यहाँ पर पेपर का फोन नहीं उठा रहा होता है, तो पेपर रोडी को कॉल करके टोनी के पास जाने के लिए बोलती है और खुद शील्ड के एजेंट्स के साथ ओबडाया को गिरफ्तार करने चली जाती है। और यहाँ पर टोनी कैसे न कैसे करके लैब तक पहुंचता है। उसे वहाँ पर वही पुराना आर्क रिएक्टर दिखता है जो पेपर ने उसे गिफ्ट किया था। वो उसे लगाता है और जब रोडी वहाँ पर पहुंचता है तो टोनी पेपर के बारे में पूछता है और उसे बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ओबडाया भी अब रेडी हो चुका है उसके सूट के साथ, और पेपर आई तो थी ओबडाया को गिरफ्तार करवाने, बट अब ओबडाया पेपर के पीछे पड़ चुका है उसे मारने के लिए। बट टोनी वहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग पे पहुंच जाता है और इन दोनों के बीच फाइट होती है, जहाँ पर टोनी की अच्छी खासी पिटाई होती है, जिसका मेन रीजन था वो पुराना आर्क रिएक्टर। और थोड़ी देर लड़ने के बाद उसमें पावर भी खत्म हो जाती है। तो टोनी पेपर के हेल्प से वहाँ पर एक बहुत बड़ा आर्क रिएक्टर था जो पूरी फैक्ट्री को पावर देता था, उसे ओवरलोड करवा के शॉक सर्किट करवाता है, जिसमें ओबडाया का
खेल खत्म हो जाता है और पूरी फैक्ट्री भी ब्लास्ट हो जाती है। तो इस सब के बाद जो भी उस सूट के अंदर था लोग उसे आयरन मैन बुलाने लगते हैं और ये नाम टोनी को पसंद आ जाता है। अब आग लगी थी स्टार्क इंडस्ट्रीज में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर टोनी को झूठ बोलना था कि उस सूट के अंदर उसका बॉडीगार्ड था, बट अपने टोनी भैया जाकर बोल देते हैं मैं ही आयरन मैन। और इसी के साथ ये मूवी होती है यहीं पे खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चाहते हो कि हम साथ मिलकर MCU की पुरानी यादें ताज़ा करें तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। बाकी ये वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो है तो 0 से 1 सब्सक्राइबर्स तो कर ही देना। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।